ये है एक एस्ट्रॉयड, एक साधारण सा स्पेस रॉक जो मार्स और जुपिटर के बीच सन के चारों ओर घूम रहा है। मगर पता है इस एस्ट्रॉयड की कीमत कितनी है? 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स, यानी कि एक के पीछे 17 शून्य लगा दो, इतने डॉलर्स। और सबसे क्रेजी बात यह है कि अगर हम इस एक एस्ट्रॉयड को पृथ्वी पर ले आएं और बेच देना तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की कंबाइंड जीडीपी तो बस सिर्फ 100 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, जबकि इस एक एस्ट्रॉयड की वर्थ है 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स, यानी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा। मतलब अगर ये एस्ट्रॉयड आपका हो जाए ना, तो आप अकेले ही पूरी दुनिया के हर एक इंसान को बिलियनियर बना सकते हो, और फिर भी आपके पास इतना पैसा बचेगा कि अगली 10,000 साल तक आपकी फ्यूचर जनरेशंस पैसे की टेंशन ही ना ले। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये एस्ट्रॉयड आखिर बना किस चीज से है जो इसे इतना वैल्यूएबल बनाती है। ये एस्ट्रॉयड प्योर गोल्ड का नहीं बल्कि आयरन और निकल जैसे मेटल्स का बना हुआ है, और साथ में इसमें भारी मात्रा में गोल्ड और प्लैटिनम जैसे प्रेशियस मेटल्स भी मौजूद हैं। अब जरा इमेजिन करो, एक ऐसा पत्थर जो बाहर से तो बिल्कुल साधारण दिखता है मगर अंदर से प्योर मेटल्स से भरा पड़ा है, जैसे कोई कॉस्मिक ट्रेजर चेस्ट हो। और इसी एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए नासा ने अक्टूबर 2023 में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जो अभी इसी मोमेंट स्पेस में उड़ रहा है और 2029 में जाकर इस गोल्डन एस्ट्रॉयड पर पहुंचेगा। अब यहाँ पर 3 बड़े सवाल निकल कर आते हैं। पहला ये कि क्या नासा वाकई में इस एस्ट्रॉयड को माइन करने के लिए जा रहा है ताकि वहां से गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स निकाल सके? दूसरा ये कि अगर हाँ, तो फिर इस एस्ट्रॉयड पर ओनरशिप किसकी होगी? क्या अमेरिका इस पर अपना हक जमा लेगा या फिर पूरी दुनिया में इसकी लड़ाई होगी? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये सब करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या फिर बस ये सिर्फ एक हाइप है, एक फैसिनेटिंग आइडिया जो अभी सिर्फ साइंस फिक्शन में ही अच्छा लगता है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढेंगे एकदम शुरुआत से। और ट्रस्ट मी, जब आपको पता चलेगा कि असल में इस मिशन के पीछे का रियल साइंस क्या है, तो आपका भी माइंड ब्लो हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो शुरू करते हैं। देखो, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 172 साल पहले, 17 मार्च 1852 को, जब इटली के नेपल्स शहर में कैपो डी मोंटे की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में एक एस्ट्रोनॉमर एनिबाल डे गैस्परिस रात को टेलीस्कोप से आसमान को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब उस जमाने में तो आज की तरह एडवांस टेलीस्कोप्स थे नहीं, बस एक सिंपल ऑप्टिकल टेलीस्कोप था। और गैस्परिस उस रात मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट को स्टडी कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त ये एस्ट्रॉयड बेल्ट बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग था एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। अब जब वो ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे, तब उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी, एक ऐसा डॉट जो बाकी स्टार्स से अलग था, वो मूव कर रहा था। और इसीलिए गैस्परिस ने अगली कुछ रातों तक उसी डॉट को ट्रैक किया, और फिर कंफर्म हो गया कि यस, ये एक नया एस्ट्रॉयड है जिसे किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। अब क्योंकि गैस्परिस इटालियन थे और ग्रीक मिथोलॉजी के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए उन्होंने इस एस्ट्रॉयड का नाम रखा साइकी, जो ग्रीक मिथोलॉजी की गॉडेस ऑफ सोल थी। और ये बन गया 16वां एस्ट्रॉयड जिसे हमने डिस्कवर किया था। इसीलिए इसका ऑफिशियल नेम है 16 साइकी। अब यहां तक तो सब नॉर्मल था, एक और एस्ट्रॉयड की डिस्कवरी, बस इतना ही। लेकिन असली ट्विस्ट आया करीब 120 साल बाद, जब 1970s और 80s में साइंटिस्ट ने एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स का यूज करके इस एस्ट्रॉयड की कॉम्पोजिशन स्टडी करनी शुरू की। और जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। देखो, नॉर्मली जितने भी एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो ज्यादातर रॉक्स और आइस के बने होते हैं, कुछ में कार्बन होता है, कुछ में सिलिकेट्स होते हैं। लेकिन साइकी बिल्कुल अलग था। इसके स्पेक्ट्रम एनालिसिस ने बताया कि ये एस्ट्रॉयड लगभग 30 से 60% प्योर मेटल का बना हुआ है, और वो भी कोई नॉर्मल मेटल नहीं बल्कि आयरन और निकल जैसे हैवी मेटल्स। और साथ में इसमें गोल्ड, प्लैटिनम और दूसरे रेयर प्रेशियस मेटल्स के भी स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर्स मिले। अब ये सुनकर साइंटिस्ट्स को झटका लगा, क्योंकि ऐसा मेटालिक एस्ट्रॉयड तो पहले कभी देखा नहीं गया था। सोचो, एक ऐसा एस्ट्रॉयड जो पत्थर का नहीं बल्कि मेटल का बना हो, जैसे किसी ने स्पेस में एक जायंट आयरन बॉल फेंक दिया हो जिसमें गोल्ड भी मौजूद हो। और अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि आखिर ये इतना मेटालिक कैसे बन गया? साइंटिस्ट के पास इसका एक फैसिनेटिंग थ्योरी है, और वो थ्योरी है प्लैनेटरी कोर थ्योरी। देखो, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, यानी आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तब बहुत सारे स्मॉल प्लैनेट्स बन रहे थे जिन्हें हम प्रोटो प्लैनेट्स कहते हैं। अब इन प्रोटो प्लैनेट्स के अंदर भी बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह लेयर्स होती थी। सबसे बाहर रॉकी क्रस्ट, फिर मैंटल, और सबसे अंदर एक मोल्टन आयरन निकल का कोर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पृथ्वी के अंदर है। अब साइंटिस्ट्स का मानना है कि साइकी भी एक ऐसा ही प्रोटोप्लैनेट था जो शायद मार्स जितना बड़ा था, और उसके अंदर भी एक मेटालिक कोर था जिसमें आयरन, निकल के साथ साथ गोल्ड और प्लैटिनम जैसे हैवी एलिमेंट्स भी थे। क्योंकि जब कोई प्लैनेट बनता है ना, तो हैवी मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब ग्रेविटी की वजह से नीचे कोर में सिंक हो जाते हैं।
लेकिन सोलर सिस्टम की अर्ली हिस्ट्री में जब सब कुछ केओटिक था, जब एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स आपस में वायलेंटली कोलाइड कर रहे थे, तब किसी बहुत बड़े कोलिजन में इस प्रोटो प्लैनेट की बाहरी रॉकी लेयर्स पूरी तरह से उड़ गई, स्ट्रिप हो गई, और बस बीच में सिर्फ उसका मेटल कोर बच गया। और वही कोर आज हमें साइकी एस्ट्रॉइड के रूप में दिखाई देता है। यानी बेसिकली साइकी एक एक्सपोज्ड प्लैनेटरी कोर है जो नॉर्मली किसी प्लैनेट के हजारों किलोमीटर अंदर दबा होता है। वो अब खुले में हमारे सामने तैर रहा है स्पेस में, इसीलिए ये इतना स्पेशल है। अब आते हैं उस फेमस वैल्यूएशन पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस एस्टेरॉयड पर खींचा था। 2017 में जब नासा ने ऑफिशियली साइकी मिशन को अपने डिस्कवरी प्रोग्राम में सिलेक्ट किया, तब एक प्लैनेटरी साइंटिस्ट थी लिंडी एल्किन स्टैंटन, जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में थी, और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन किया। उन्होंने सोचा कि चलो मान लेते हैं कि साइकी पूरा का पूरा आयरन, निकल और प्रेशियस मेटल से भरा है, तो अगर हम इसकी एस्टिमेटेड कॉम्पोजिशन और साइज के हिसाब से कैलकुलेट करें कि अगर हम इसे माइन करें तो कितने मेटल्स निकलेंगे, और फिर उन मेटल्स की करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इसकी वर्थ क्या होगी। और जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो जो नंबर आया वो था लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स, यानी 10 के बाद 16 जीरोस लगा दो उतने डॉलर्स। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। देखो, अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव दूं तो पूरी पृथ्वी की टोटल इकोनॉमी यानी सभी देशों की कंबाइंड जीडीपी मिलाकर करीब 100 ट्रिलियन है। यानी साइकी एस्टेरॉयड अकेला पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा वैल्यूएबल है। और अगर हम सिर्फ गोल्ड की बात करें तो साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि इस एस्टेरॉयड में इतना गोल्ड हो सकता है कि अगर हम उसे पृथ्वी पर लाकर बेचना शुरू कर दें तो गोल्ड की प्राइस इतनी गिर जाएगी कि वो सस्ते आयन जितना कॉमन हो जाएगा। पूरी कमोडिटी मार्केट क्रैश हो जाएगी, और इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि ऐसे में पूरी दुनिया की मॉनेटरी सिस्टम ही कोलैप्स कर सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नासा वाकई में इसे माइन करने के लिए जा रहा है? क्या अमेरिका इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देगा? और अगर नहीं तो फिर किस पर्पस से नासा ने इतना एक्सपेंसिव मिशन लॉन्च किया है? यहीं पर आता है असली ट्विस्ट, और ट्रस्ट मी, जब आपको पता चलेगा रियल स्टोरी तो आपको समझ आएगा कि साइंस कितना फैसिनेटिंग है। देखो, 13 अक्टूबर 2023 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से एक SpaceX फैल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च हुआ था, और उसमें बैठा था नासा का साइकी स्पेसक्राफ्ट, जो अभी इसी मोमेंट स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और 2029 में जाकर साइकी एस्टेरॉयड तक पहुंचेगा। अब इस मिशन की टोटल कॉस्ट है करीब 1.2 बिलियन डॉलर्स, यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और इतना पैसा खर्च करके नासा ने क्या सिर्फ इसलिए स्पेसक्राफ्ट भेजा है कि जाकर वहां से गोल्ड निकालना है? बिल्कुल नहीं। असल में नासा का गोल है प्योर साइंस, प्योर रिसर्च, और वो समझना चाहता है कि रॉकी प्लैनेट्स जैसे हमारी पृथ्वी, मार्स या वीनस के कोर्स कैसे बनते हैं। क्योंकि देखो, हम कभी भी पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुंच सकते, वो हजारों किलोमीटर नीचे हैं, और वहां का टेम्परेचर इतना हाई है कि कोई भी ड्रिल वहां पिघल जाएगा। हमने अब तक सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा है, जो पृथ्वी के स्किन को स्क्रैच करने जितना भी नहीं है। लेकिन साइकी हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम डायरेक्टली एक प्लैनेटरी कोर को स्टडी कर सकें, उसकी कॉम्पोजिशन समझ सकें, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख सकें कि वहां गोल्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कि आयरन और निकल कैसे लेयर्स बनाते हैं। और ये सब डेटा हमें बताएगा कि हमारी अपनी पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स काम करती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल और एथिकल क्वेश्चन भी आता है कि अगर साइकी इतना वैल्यूएबल है, इतना गोल्ड से भरा है, तो फिर इस पर ओनरशिप किसकी होगी? क्या अमेरिका इस पर क्लेम कर सकता है क्योंकि उसने पहले स्पेसक्राफ्ट भेजा है? इसका आंसर है आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, जो यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है, और इसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी कंट्री किसी सेलेस्टियल बॉडी पर ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकती, ना मून पर, ना मार्स पर, और ना किसी एस्ट्रॉयड पर। स्पेस सबकी शेयर्ड हेरिटेज है। लेकिन यहाँ एक लूप होल भी है। 2015 में अमेरिका ने एक लॉ पास किया था, स्पेस रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन एक्ट, जिसमें कहा गया कि भले ही कोई अमेरिकन कंपनी या सिटीजन किसी एस्ट्रॉयड को ओन नहीं कर सकता, लेकिन वो उससे निकाले गए रिसोर्सेज को ओन कर सकता है। यानी अगर कल को कोई प्राइवेट कंपनी जाकर साइकी से गोल्ड और मेटल्स माइन कर लाए तो वो मेटल्स उस कंपनी के होंगे। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और अभी तक इंटरनेशनली इस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है। लग्जमबर्ग और यूएई जैसे कुछ कंट्रीज ने भी सिमिलर लॉज बनाए हैं। लेकिन ऑनेस्टली बात यह है कि अभी एस्ट्रॉयड माइनिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली हाँ, थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है कि हम स्पेस से गोल्ड और मेटल्स लाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। पहली बात, साइकी पृथ्वी से करीब 370 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और वहां तक पहुंचने में ही 6 साल लग रहे हैं। अब इमेजिन करो वहां से मेटल्स लाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। दूसरी बात है कॉस्ट।
अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन मिशन में ही 1.2 बिलियन डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। अगर वहां माइनिंग इक्विपमेंट भेजना हो, हैवी मशीनरी भेजनी हो, फिर वापस उसे अर्थ तक लाना हो, तो कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि शायद उससे सस्ता पृथ्वी पर ही गोल्ड निकालना रहेगा। और तीसरी बात, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। माइक्रोग्रेविटी में माइनिंग कैसे करोगे, कैसे ड्रिल करोगे, कैसे मटेरियल्स को कलेक्ट करोगे, ये सब अभी बहुत दूर की बात है। शायद अगले 50-100 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि ये पॉसिबल हो जाए, लेकिन अभी नहीं। तो असल में साइकी मिशन की रियल वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना। देखो, जब नासा ने अपोलो मिशंस भेजे थे मून पर, तो लोगों ने भी यही सवाल पूछा था कि इतना पैसा खर्च करके क्या फायदा। लेकिन आज अगर हम देखें तो अपोलो मिशन से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में यूज हुई, मेडिकल इमेजिंग में यूज हुई, कंप्यूटर मिनिएचराइजेशन में यूज हुई, और उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट अरबों खरबों डॉलर्स का रहा। वैसे ही साइकी मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, डीप स्पेस कम्युनिकेशन के नए टेक्निक्स डेवलप होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपनी पृथ्वी के बारे में नई चीजें पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि साइकी एस्टेरॉइड सच में बहुत वैल्यूएबल है, थियोरेटिकली 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स वर्थ का, और उसमें भारी मात्रा में गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स मौजूद हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है वो साइंटिफिक नॉलेज जो हमें इससे मिलेगी। हमने सीखा कि नासा का साइकी मिशन एक्चुअली माइनिंग के लिए नहीं बल्कि प्लैनेटरी साइंस के लिए है। हमने देखा कि कैसे एक स्पेसक्राफ्ट 6 साल की जर्नी करके 2029 में वहां पहुंचेगा और 26 महीने तक डिटेल स्टडी करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने समझा कि साइंस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और वही अंडरस्टैंडिंग इवेंचुअली ह्यूमैनिटी को आगे ले जाती है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस टॉपिक्स पर बनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में एस्टेरॉयड माइनिंग पॉसिबल होगी या नहीं। अपनी राय जरूर शेयर करें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।